नमस्कार साथियों। हमारे देश में फिलहाल जो वर्तमान में है उसमें हाथरस कांड, जो रेप कांड है, वह पूरी तरीके से हमारे देश में चर्चित कांड है। और अब खासकर उस देश में जो चर्चित कांड है, उस कांड को हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और भी दिलचस्प और भी चर्चित कांड बना दिया है। और चर्चित कांड, आपको पता है, अक्सर कर जो देश में सत्ता होती है या राज्य में जो सत्ता होती है, वह हर किसी कीमत पर, हर सूरत पर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। यानी कि हमें सत्ता में बने ही रहना है। और ऐसी स्थिति में जहां कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो या आंदोलन हो या फिर स्टेट या देश के अंदर ऐसा कोई बड़ा कांड हो या विपक्ष या सामाजिक संगठन या कोई भी अन्य संगठन अगर वो विरोध प्रदर्शन करना चाहे, उस विरोध प्रदर्शन की वजह से अगर सत्ता में बने रहने को खतरा है, तो वह सरकार उन लोगों के खिलाफ 124A को हथियार बनाकर उनके खिलाफ पेश करती है। और ये पहला ही केस नहीं है जो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्रकार सहित 4 व्यक्तियों पर 124A की धारा लगाई है और यूएपीए की धारा लगाई है। ये 124A बहुत पुरानी धारा है और इसका जो उपयोग सत्ता करती है वह अपने अनुकूल करती है। सत्ता हमेशा से, आज तो भारतीय जनता पार्टी है, कल कोई और सत्ता में होगी, उसके पहले कोई और सत्ता में रही होगी, लेकिन कोई भी सरकार हो, यह सरकार हमेशा से इन कानूनों का अपने लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। आज हम 124A के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही एक छोटा सा टॉपिक हम जो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो एक पत्रकार से 3-4 लोगों के खिलाफ जो यूएपीए 124A जो लगाया है, उसमें एक संक्षिप्त वर्णन और दिया है कि मॉरिशस से 100 करोड़ विदेशी अंशदान अधिनियम जो उनको मिला है, वो स्टेट के अंदर दंगा भड़काने के लिए। वैसे तो हमारे देश के अंदर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, उसके तहत बहुत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, बहुत सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं या शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या फिर मंदिर ट्रस्ट हैं, सभी विदेशों से चंदा लेते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है कि पीएफआई विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत चंदा ले, सभी चंदा लेते हैं, चाहे कोई भी हो। तो मॉरिशस जो है, मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके अंदर 50% हिंदू हैं। 50% हिंदू हैं उसके अंदर। वह कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं है कि मॉरिशस मुस्लिम कंट्रीज हो और वहां से उनके लिए दंगा भड़काने के लिए पैसा मिला हो। उसके अंदर 50% से ऊपर हिंदू आबादी है और वहां की संस्कृति भी हमारी संस्कृति से मिली जुली संस्कृति है। आज हमारे देश की सरकार, यानी हमारे देश के स्टेट की सरकार, मॉरिशस के खिलाफ 100 करोड़ का विदेशी अनुदान जो है वह दंगा भड़काने को लेकर जो कह रही है, आप थोड़ा सोचिए। इस समय अजरबैजान और आर्मेनिया में जो सिस्टम चल रहा है,
वह दोनों देशों का मुद्दा नहीं रहा अब, वह मुस्लिम वर्सेस ईसाई का मुद्दा हो गया। और आने वाले समय में वह क्या रूप धारण करता है ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन हमारा जहाँ तक जो नज़रिया है वह मुद्दा मुस्लिम वर्सेस ईसाई है। लेकिन यहाँ मुद्दा मॉरिशस वर्सेस उत्तर प्रदेश का है, और मॉरिशस के अंदर 50% से ऊपर आबादी हिंदुओं की है, और मॉरिशस एक धनी देश है। वहाँ प्रति व्यक्ति सालाना आय 17 लाख के आसपास है, और हमारे इंडिया की आय आप देखिए, वो आप देख ही रहे हैं। तो ये तो मॉरिशस वाला सिस्टम हो गया। हम 124A है उसके बारे में बात करते हैं। तो 124A कब बनी थी, किन किन के खिलाफ इसका हथियार बनाकर सरकार ने दुरुपयोग किया है इसका, और खासकर 124A जो है वह एक राजद्रोह की धारा है। लेकिन जो देश की मीडिया है ना अक्सर कर, वह इसको देशद्रोह का रूप दे करके बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापती है। पहली चीज तो सबसे बड़ी यह है कि 124A देशद्रोह की धारा नहीं है, यह सिर्फ राजद्रोह की धारा है। और कोई व्यक्ति सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो जाता है, तो ही 124 से लगती है। अब जो 124 ये है, इसका सर्वप्रथम उपयोग जो हमारे देश के अंदर लिया गया यानी कि ब्रिटिश भारत में, वैसे तो 124 जो क्रिएट की गई थी वह ब्रिटिश भारत के दौरान की गई थी, और 1860 में इसको क्रिएट किया गया था। और सर्वप्रथम इसका उपयोग बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था। आप सोचिए कि बाल गंगाधर तिलक देशद्रोही है? नहीं, लेकिन आईपीसी का उपयोग सरकार ने अपना हथियार के रूप में किया बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ। दूसरा, इसको महात्मा गांधी के खिलाफ भी 124A को हथियार के रूप में अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। हम यहाँ अंग्रेज शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन थी तो सत्ता ही, अंग्रेज सत्ता पर काबिज ही तो थे ना, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी के खिलाफ किया था इसका उपयोग। एक यंग इंडिया जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के खिलाफ जाकर के कि जो आर्टिकल आपने लिखा है यह सत्ता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। तो 124A महात्मा गांधी जी के खिलाफ भी लगी थी। एक बहुत चर्चित मुकदमा बिहार सरकार का केदार सिंह मामले में, उसमें भी हालांकि उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक बहुत अच्छा सुझाव भी दिया था और एक निर्देश भी दिया था। उसमें यह था कि आरोपी को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसके द्वारा किए गए कार्य की वजह से स्टेट में हिंसा या असंतोष की भावना भड़के, तो ही आरोपी को दंडित किया जा सकता, वरना आरोपी को दंडित आप नहीं कर सकते। तो केदार सिंह जी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उसके बाद में 2010 के अंदर 124A का इस्तेमाल विनायक सेन के खिलाफ हुआ था। उन पर आरोप था कि वह नक्सल विचारधारा को फैलाने का आरोप कर रहे हैं, यानी कि वह देश के अंदर जो नक्सलियों की विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि आप देश के खिलाफ हिंसा असंतोष भड़काने का काम कर रहे हैं। विनायक सेन मामले में क्या हुआ ये आपको सर्वविदित है।
उसके बाद 2012 के अंदर असीम त्रिवेदी जी जो हैं, आपने अच्छा नाम है, सुना भी होगा कि बॉम्बे में जब भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और असीम त्रिवेदी एक अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं और इन पर आरोप लगा कि कार्टूनिस्ट फोटो को इन्होंने संविधान साइट पर अपलोड किया था, तो इनके खिलाफ भी 124 दर्ज हुई थी। और उसके बाद फिर तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है उसके विरोध में जो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तमिलनाडु सरकार ने उन 7,000 किसानों के खिलाफ 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 7,000 किसान, एक दो नहीं। और 2015 में आपको सब पता है कि हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, अन्य जो भी हैं, इनके खिलाफ भी 124A का इस्तेमाल हुआ था। तो मुख्य चीज़ तो ये है कि हमारे देश के अंदर अभी लोगों को ये भी विदित नहीं है कि 124A देशद्रोह की धारा है कि राजद्रोह की धारा है। राज वह होता है जो देश की कुर्सी पर काबिज होता है, जो हमारे देश को चलाता है। और अगर हमारे खिलाफ अगर ऐसी नीतियों का निर्धारण करे और हम उसके विरोध में अगर खड़े हों और वह हमारे खिलाफ 124A का इस्तेमाल करे, तो यह राजद्रोह की धारा बनती है, न कि देशद्रोह की धारा। और देशद्रोह की धारा जो मुख्य रूप से है वो 121 है, इंडियन पेनल कोड धारा 121, न कि 124A। लेकिन सत्ता हमेशा 124A का इस्तेमाल ही करती है, 121A का तो इस्तेमाल ही नहीं करती। और 124A को ही राजद्रोह की बजाय देशद्रोह बनाकर सुर्खियों में छापा जाता है। चाहे आप देखा होगा प्रिंट मीडिया के अंदर फलाने खिलाफ, ढकाने खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज, जबकि वह देशद्रोह का कोई लेना देना नहीं होता इस चीज में, सिर्फ राजद्रोह होता है। यह हमारे देश के अंदर जाने हो ही क्या रहा है। अब आप सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस का जो रेप कांड हुआ है मनीषा बाल्मीकि के साथ में, अगर बजाय आगरा के और उसको उच्च ट्रीटमेंट दिल्ली के एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता तो शायद हो सकता है उस बच्ची की जान बच सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और उसका जो मेडिकल या फॉरेंसिक लैब जांच थी वह 72 घंटे के अंदर देनी होती है, अंतिम 7 डेज के अंदर। लेकिन वह जांच भी 11 दिन बाद भेजी गई। तो लोगों में सरकार के प्रति असंतोष तो पैदा होगा ही। भाई, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, विधायिका में जो लोग बैठे हुए हैं, कार्यपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, भाई कार्यपालिका के अंडर ही तो पुलिस एजेंसियां काम करती हैं। पूरे स्टेट की जो डेमोक्रेसी है कार्यपालिका के अंडर तो चलती है। तो सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका के ऊपर होती है। और जो भी लोग विरोध प्रदर्शन धरना जो भी करते हैं वो कार्यपालिका के खिलाफ ही करते हैं, ब्यूरोक्रेसी खिलाफ नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी वही करती है जो कार्यपालिका अध्यक्ष कहते हैं। हमारे देश के अंदर 3 अंग हैं, चौथा मीडिया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वह, चाहे हम उसको संसद भी कह सकते हैं, चाहे हम उसको विधानसभा भी कहते हैं, लेकिन चुने हुए जो लोग जहाँ बैठते हैं, जो हमारे नीतियों का निर्धारण करते हैं, उसको हम विधायिका कहते हैं। और न्यायपालिका जहाँ देश के लोगों को न्याय मिलता है। कार्यपालिका सत्ता की कुर्सी पर काबिज होकर के सत्ता को चलाना, स्टेट को चलाना, नीतियों को निर्धारण को सुचारू रूप से लागू कराना, ये कार्यपालिका का काम होता है। चौथा मीडिया। मीडिया भी हमारे लोकतंत्र का प्रहरी है।
यह हमेशा जो अपने द्वारा बताई गई बातों से लोगों को जागरूकता प्रदान करने का काम करता है, यानी कि छोटी छोटी बात को निचले स्तर तक पहुंचाना ही मीडिया का काम होता है। और मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चार तंत्र है हमारे देश के अंदर, लेकिन कार्यपालिका हमेशा से जो अपनी नीतियां, विधायिका जो नीतियां बनाती है, उन नीतियों का जो कार्यपालिका लागू करवाती है, उन नीतियों से अगर जनता में असंतोष है और प्रोटेस्ट वो कर रही है, तो ऐसे में सत्ता द्वारा 124A को हथियार बनाकर लोगों के खिलाफ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैसे हमारे देश के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 19 है, उसके तहत जो हमें स्वतंत्रता की जो अधिकार है, उसका सीधा सीधा 124A हनन करता है। हालांकि में 124A की कई बार समीक्षा हो चुकी है और विधि परिषद द्वारा तीसरी बार भी इसकी समीक्षा होने जा रही है। और वैसे आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 124A को हटाने का वादा भी किया था, क्योंकि 124A धारा एक ऐसी धारा है, इस धारा को सत्ता हमेशा से उन लोगों के खिलाफ उपयोग करती है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर के कार्य करते हैं। अगर वाल्मीकि जो मनीषा वाल्मीकि है, अगर इसके साथ सरकार अन्य महिलाओं, रेप पीड़ित महिलाएं जो हमारे देश के अंदर निर्भया थी, उनकी तरह ही अगर इसको ट्रीटमेंट मिलता या इसको कानूनी मदद मिलती, तो शायद इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार से चूक तो हुई है भाई, ब्यूरोक्रेट से चूक होना, सरकार से ही चूक होना है। सरकार हर जगह नहीं आती, लेकिन सरकार का बसिंदा जो ब्यूरोक्रेट होता है, उसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी बनती है और उसका विरोध सीधा सीधा सत्ता का विरोध होता है। दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे, पहली चीज़ तो 124 से कोई देशद्रोह की धारा नहीं है, ये राजद्रोह की धारा है। और ये अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही IPC है, जो 1860 में बनी थी। और यह एक दमनकारी एक्ट है, दमनकारी धारा है। इसका उपयोग महात्मा गांधी जी के खिलाफ भी किया गया था, बाल गंगाधर जी के खिलाफ भी किया था। आज उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो सत्ता के खिलाफ जाकर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं या आंदोलन करते हैं, खड़े होते हैं, तो उनको 124A अपने हथियार, सरकार अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ उपयोग करती है। और अब यूएपीए से पहले हमारे देश के अंदर टाड़ा भी बनी थी, पोटा भी लगा था, लेकिन हुआ क्या? वह कानून सरकार को वापस लेने पड़े। यह मानव के अधिकारों को उल्लंघन करते हैं कानून, और यही यूएपीए है। ज़्यादातर ऐसे कानूनों को सत्ता अपना हथियार बना करके प्रोटेस्टरों के खिलाफ उपयोग करती है। और हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादातर किसी भी चीज़ को लोकतंत्र के दायरे में रहकर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र संविधान के दायरे में हम खुद पर भी यही चीज़ अमल लागू करते हैं और हम दूसरे से भी यही कहते हैं कि हमें हर वह काम संविधान के दायरे में रहकर ही करना चाहिए, लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही करना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। धन्यवाद।